बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे आज हम बायो का जो लेक्चर शुरू कर रहे हैं बेसिकली वो चैप्टर है आपके पास थर्ड, और चैप्टर नंबर इधर जो है वो 16 नंबर गिवन है। ये है स्पोर्ट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन और स्पोर्ट की डिस्कशन में जाने से पहले हम कुछ यानी कि बेसिक्स को हमारे लिए जाना ज़रूरी है। स्पोर्ट समथिंग हम एनिमल्स को जब स्टडी आउट करते हैं, उनकी मूवमेंट्स को स्टडी करते हैं, तो हम उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर को ज़रूर डिस्कस करते हैं जो एनिमल्स के अपनी एक जो इंडिविजुअलिटी है, उसकी शेप है, उसको परमानेंटली जो है वो मेंटेन किए हुए होता है। उस मेंटेन करने वाली जो चीज़ होती है हम उसको स्केलेटन कहते हैं, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसको डेवलप करवा रहा होता है, जो कि इसको सपोर्ट देता है। यानी स्केलेटन बेसिकली क्लम्प ऑफ मैस को जो है ना वो डिफरेंट प्लेस पे डिस्ट्रीब्यूट भी करता है और उसकी मूवमेंट में भी हेल्प आउट करता है, जिसको हम कॉमनली लोकोमोशन कहते हैं। इन अदर वर्ड, इन द चैप्टर ऑफ स्पोर्ट एंड लोकोमोशन we are going to study about the skeleton. The locomotory and sportive system are the structure within the organism जो होता है, especially the human being. तो सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पे कोई एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसके जो बेसिकली रहने का स्टाइल है या उसके अपराइट होने की वजह जो है वो उसके अंदर यही स्केलेटन होता है। अदरवाइज ये जस्ट क्या होता, इसका सर और इसका धड़ जो है वो आपस में मिले हुए होते, मतलब साइज में छोटा ना होता, जस्ट एक क्लम्प ऑफ मैस होता या प्रोटीनेशियस मटेरियल होता आपके पास। तो क्वेश्चन ये है कि जब हम स्केलेटन को ही डिस्कस करते हैं तो ह्यूमन स्केलेटन उसमें मेजर जो चीज़ आ जाती है वो है ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन जो है ये बच्चे दो चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। एक को आप कहते हैं बोन्स और दूसरी को क्या कहते हैं, कार्टिलेज। ये यानी कि दो मेजर चीज़ें होती हैं जो आपके इस ह्यूमन स्केलेटन के फ्रेमवर्क को जो है वो क्या करती हैं, डिज़ाइन कर रही होती हैं। फ्रेमवर्क जो है वो डिज़ाइन होता है किसके ज़रिए से, कार्टिलेज और बोन्स के ज़रिए से होता है। यानी दो ऐसी चीज़ें हैं जो इस सिस्टम को, आपके इस बेसिकली जो स्केलेटल सिस्टम है या स्ट्रक्चरल जो एक स्पोर्ट है उसको मेंटेन करता है। और इस अगर हम इसका फंक्शन देखें एक लाइट वे में, तो ये क्या करता है आपको, ये बेसिकली एक तो फ्री मूवमेंट्स दिलाता है स्केलेटन, ये फ्री मूवमेंट्स देता है। और ये कैसे होती है फ्री मूवमेंट्स जो है, इसको हेल्प आउट करते हैं मसल्स। तो मसल्स जो होते हैं ये डिफरेंट जॉइंट्स के साथ जुड़े होते हैं और उस तरह से मूव ऑन करवाते हैं। अब इसका ये सबसे बड़ा फंक्शन जो था वो एक फ्री मूवमेंट्स है और दूसरा मैं कहूँ सपोर्ट है, जो हमने ऊपर भी पढ़ा। अब मसल्स जो हैं इसके अंदर वो मूवमेंट को कॉज करवाते हैं। अब जाहिर सी बात है, हम जब मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स को भी आपके लिए यानी कि स्टडी करना जो है एक मस्ट सी चीज़ हो जाती है। दूसरा हमारे पास बोन्स जो होता है इनके स्ट्रक्चर को भी स्टडी आउट करना एक मस्ट चीज़ हो जाती है वाइल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द स्पोर्ट एंड लोकोमोशन ऑफ द ह्यूमंस और एनी अदर सॉर्ट ऑफ द एलिमेंट, वो यानी कि एनिमल्स आ जाता है। इन दोनों की स्टडी को हम कंबाइन जो है वो बच्चे जिस चीज़ में करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी ऑस्टियोलॉजी असल में वर्ड निकला है ऑस्टियो से। ऑस्टियो कहते हैं बोन को। ऑस्टियो के अलावा दूसरा वर्ड है लॉजी, या लोगी भी बोलते हैं इसको आप। लोगी कहते हैं स्टडी को। तो ऑस्टियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बोन्स इन फैक्ट। फिर जब स्टडी ऑफ बोन्स की हम बात करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास सबसे जो पहली चीज़ आती है दैट इज़ द स्ट्रक्चर।
स्ट्रक्चर ऑफ द बोन। अब बोन जो है ये कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है, बल्कि ये किसी भी जो बोन है, अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसकी कंपोजिशन जो है वो वेरियस टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होती है। अब वो टिश्यूज़ कौन कौन से हो सकते हैं? अगर हम उन टिश्यूज़ को क्लासिफाई करें तो पहले ए पॉइंट पे आ सकता है कि उसके अंदर बोन के अपने टिश्यूज़ हो सकते हैं, जिनको हम ऑस्टियोसेल्स भी कहते होंगे, हम पढ़ेंगे भी सही आगे डिटेल्स में। दूसरे नंबर पे इसके अंदर कार्टिलेज टिश्यूज़ हो सकते हैं। अब कार्टिलेज जो है ये एक स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। इसके बाद थर्ड वन इज़ द फाइब्रस टिश्यूज़ हो सकते हैं। फाइब्रस जो टिश्यूज़ होते हैं, अब ये जस्ट लाइक आप कहें कि फाइबर्स होते हैं, धागे की तरह के होते हैं, और इन्होंने क्या करना होता है, बोन और मसल को आपस में एक स्पेशल वे में जो है वो धागों की माने अटैच कर रहे होते हैं, इसलिए इन्हीं को हम कनेक्टिव भी कह रहे होते हैं कि कनेक्टिविटी दे रहे होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं फाइब्रस नेचर के। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर आ जाती है, जो इसको अलाइव रखती है, वो है आपके पास ब्लड सेल्स, वो भी होते हैं। और उसके बाद इससे भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द ई पार्ट, दैट इज़ कंसिडर्ड एज द नर्वस टिश्यूज़। अब नर्वस टिश्यूज़ जो हैं ये बेसिकली नर्व टिश्यूज़ या नर्वस टिश्यूज़, ये जितने भी हैं 5 तरह के, पहला कौन सा हो गया, बोन, दूसरा कार्टिलेज, तीसरा फाइबर टिश्यूज़ या कनेक्टिव टिश्यूज़, फिर ब्लड सेल्स जो उसको अलाइव रखता है, और नर्वस टिश्यूज़ जो एक्चुअली मूवमेंट की पॉसिबिलिटी को सेंस भी करता है, और फिर उसके बाद क्या करता है, अकॉर्डिंगली ब्रेन के साथ कांटेक्ट होने के बाद ये उसको डिफरेंट एंगल्स पे मूव भी करवा लेता है। तो यहाँ पे एक जनरल सी एक सैंपल ऑफ द बोन स्ट्रक्चर दिखाया गया है आपकी बुक में, और उसने कुछ ऐसे थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो डिज़ाइन किया है। अब ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर कुछ पोरस से सेल्स उसने डेवलप करवा के दिखाए हुए हैं आपको, फिर डिफरेंट लेयर्स ऑफ द टिश्यूज़ हैं, तो ये एक उसने जनरल बोन का स्ट्रक्चर दिया है। अगर आप बोन के स्ट्रक्चर को अगर आप शोल्डर से देखें, जो आपकी बुक के ऊपर बनी डायग्राम है, मैं उसको थोड़ी देर के लिए डिस्कस करना चाह रहा हूँ। तो बेटे जो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे है 16.1 डायग्राम के अंदर, वहाँ लिखा हुआ है टॉप ऑफ द डायग्राम, जहाँ पे वो शोल्डर के अंदर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के अंदर जाके फिट हो रही है। अगर आप उसको देखते हैं टॉप से, और दूसरा फिर उसको जो एल्बो जॉइंट है, जहाँ पे वो कोहनी वाली जगह पे रोटेशन में आके जॉइंट पे आके फिक्स हो रही है, तो इन दोनों जगहों को उसने एपीफाइसिस का नाम दिया है। एपी का मतलब होता है, यानी कि मैं अगर इसको यहाँ पे लिखूं एपीफाइसिस, एपी कहते हैं बेटा कैप को, तो ये बोन की कैप है ये वाली, इसको बोलते हैं एपीफाइसिस। अगर मैं पुराने दौर के अगर कार्टून्स में आपने अगर जो देखा होगा अक्सर औकात, तो वो जो डॉग ने उठाई हुई होती है, ये भी एपीफाइसिस है और ये भी एपीफाइसिस है। ये जो मिडल पार्ट है ना, इसको एपीफाइसिस नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं डायाफाइसिस। तो आपको बोन के पार्ट समझ आ गए। मेजरली हम जब बोन को एक्सटर्नली देखते हैं तो उसके दो पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट प्लेस पे कनेक्ट हो रहे होते हैं, एंडिंग्स होती हैं दो, जिसको वो क्या कहता है, एपीफाइसिस कहता है। और जो मिडल वाला प्लेस होती है, जो लेंथ बनाती है इस पूरी बोन को, इसको हम क्या कहते हैं, डायाफाइसिस। मैं लिख देता हूँ। और इसी का दूसरा नाम शाफ्ट भी कहते हैं। अब जब हम एपीफाइसिस और डायाफाइसिस की डिटेल्स के अंदर जाते हैं तो हमें क्या पता लगता है कि जो बोन है एपीफाइसिस वाली जगह पर, ये वाली जगह पर, यहाँ पे ये इंटीरियर से फिल्ड होती है एट मेजरली, और ये जो है डायाफाइसिस, इसके अंदर एक केविटी सी प्रेजेंट होती है, यानी यूँ समझ लो जस्ट लाइक एक पाइप ये एग्जिस्ट करती है।
अक्सर औक़ात आपने देखा होगा कि जब हम पाए बना रहे होते हैं, अक्सर देख रहे होते हैं, तो जानवरों के जो मेन लेंथी पार्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक होल्स होता है, और उसके अलावा उसकी जो वॉल्स होती है ना, होल ये होता है, और ये जो जितनी वॉल्स होती हैं ऊपर की, ये पोरस होती हैं, ये बिल्कुल इनके बीच छोटे छोटे पोर्स होते हैं, राइट। तो ये जो पोर्स होते हैं, स्पॉन्जी सा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है, राइट, जो उस बोन को मज़ीद जो है वो ऑक्सीजनेटेड से सेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स भी आ रही होती हैं। तो ये पोर्स बेसिकली उसके लिविंग पार्ट के अंदर मज़ीद जो वेरिएशंस आती हैं उसको देख रहा होता है। और जो इंटीरियर का पोर्शन होता है, जो मैंने यहाँ पे अब ब्लू कलर के साथ शो किया हुआ है, ये वाला जो चीज़ होती है इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है बोन मैरो। और इधर जो है वो नए सेल्स भी बन रहे होते हैं बोन मैरो के अंदर, और इसमें रिचली सप्लाइड होती हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके बाद बाहर वाली जगह पर अगर आप देखते हैं तो यानी कि जो सरफेस एरिया होता है, ये जो मैंने ब्लू में ऊपर एरिया बनाया, तो इसकी जगह पर कनेक्टिव टिश्यूज़ होंगे जो मसल के साथ जाके कहीं ना कहीं फिक्स हो रहे होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास एक ओवरव्यू सा स्ट्रक्चर था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया कि जहाँ पे बोन टॉप और टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं उसके दोनों साइड पे, उसको आप क्या कहते हैं, एपिफाइसिस बोलेंगे, और जो बाकी वाले पार्ट्स हैं उसको हम, जो लेंथी पार्ट होता है उसको हम डायाफाइसिस बोलेंगे, ठीक है, या उसी को शाफ्ट भी बोलते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो बोन मैरो होता है वो कैविटी के अंदर फिल होता है, और बाकी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो बाहर की साइड पे, जो ये आउटर लाइनिंग है, इसको दूसरा नाम पेरियोस्टियम भी होता है। ऑस्टियम अगेन से ऑस्टिया से आ गया, बोन से। पेरियोस्टियम का मतलब क्या होगा, अगर ये बोन है आपकी, तो इसकी पेरीफेरी के अंदर जो बाकी वाली आउटर एरिया है उसको हम पेरियोस्टियम भी बोलते हैं। तो वहाँ से जो है ना ये चीज़ आके इसमें यानी कि वो कर रही होती है। इस पेरियोस्टियम जो है ये अपर साइड पे होती है, इसकी एक एंडोऑस्टियम भी होती है जो इंटीरियर साइड की तरफ लाई करती है। मैं अगर सादे लफ्ज़ में बताऊं, अगर ये पाइप है तो इसकी जितनी भी लेंथ है, ये वाली मोटाई और ये वाली मोटाई, ये आउटर साइड पे, और ये वाली जो साइड होगी इसको एंडोऑस्टियम बोलेंगे। अच्छा, अब अगर हम इनकी फर्दर डिटेल्स की बात करें, यानी कि मैं कहूँ कि ऑस्टियम जो है ना, ऑस्टियम कहते हैं बोन की सरफेस को, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को बोला मैंने पेरियोस्टियम, और दूसरे को क्या बोला, एंडोऑस्टियम। एक है पेरियोस्टियम, दूसरा है एंडोऑस्टियम। पेरियोस्टियम और जो एंडोऑस्टियम है उसके अंदर एक थोड़ा सा फ़र्क है। पेरियोस्टियम हमने कहा कि वो आउटर साइड होगी, सारा कुछ होगा, एंडोऑस्टियम जो है वो इंटीरियर की साइड होगी। अब जो फर्दर अगर हम बात करते हैं तो इसकी आगे जो है ना उसने क्लासेस बनाई हुई हैं। तो वो लिख रहा है कि द एंडोऑस्टियम फर्दर कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल पार्ट कॉल्ड द कंपैक्ट बोन। अब जब हम एंडोऑस्टियम यानी कि ये आपकी बोन है, उसके इंटीरियर ये इतनी मोटाई है इसकी, तो इसका जो आउटर हिस्सा तो हो गया, जो अंदर हिस्सा है इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल होती है। एक को बोलते हैं कंपैक्ट बोन। क्या बोलते हैं, कंपैक्ट बोन, यानी इसके अंदर स्पॉन्जेस या गैप्स नहीं होते, इसको कंपैक्ट बोन बोलते हैं। और इसी के साथ एक इंटीरियर साइड पे फर्दर स्टेप पे यहाँ पर, यानी ये कैविटी इधर है ना, तो यहाँ जो है वो स्पॉन्जी सिस्टम होगा, इसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन, स्पॉन्जी बोन। यानी एंडोऑस्टियम की दो फर्दर कैटेगरीज हो गई, और उसके अंदर जो है हमने देखा कौन कौन सी चीज़ें हैं। एक को हम कंपैक्ट बोन कह रहे होते हैं और दूसरी को स्पॉन्जी बोन कह रहे होते हैं। अब जो वो कहता है कि अच्छा, ज़्यादातर वो कहता है कि जो स्पॉन्जी बोन होती है वो एपीफाइसिस के अंदर होती है। एपीफाइसिस अब कौन सी चीज़ थी बच्चे, आप जाग रहे हैं? यस सर। तो मैंने क्या कहा है, एपीफा वो जो इसकी ऑस्टियम होती है वो कौन सी होती है? एक ये अगर आपको याद हो, थोड़ा सा मैं इसको पीछे रिवैक लेके आऊँ, ये देखो, ये एपीफाइसिस है जो कॉर्नर के होते हैं, और एक डायाफाइसिस है ये वाला। तो ज़्यादा स्पॉन्जी हिस्सा वो कह रहा है यहाँ पे होता है, इधर केविटी होती है,
तो एपी जो फाइसिस है ना आपका, उसके अंदर वो कह रहा है कम्पैक्ट और स्पॉन्जी बोन के बाद अगर आप फिगर के अंदर भी देखें तो आपको बड़े क्लियर वे में पता लग रहा है, छोटे छोटे पोर्स हैं और बिल्कुल एंड वाली जगह पे आ रही हैं, आपको नज़र आ रही हैं। तो एपीफाइसिस के अंदर स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है। द रेड बोन मैरो इज आल्सो फाउंड इन द स्पेसेस जो स्पॉन्जी बोन होगी उसके अंदर। तो यानी ये स्पॉन्जी बोन कहाँ पे होती है, एक तो होती है एपीफाइसिस के अंदर, दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, रेड बोन मैरो जो होता है। अब रेड बोन मैरो क्या होता है और येलो बोन मैरो क्या होता है। मैरो बेसिकली जो केविटी होती है ना अक्सर औकात, जिसको हम बोन मैरो कहते हैं, हम तो सिर्फ इस वाले को कह रहे होते हैं जो अक्सर औकात केविटी के अंदर प्रेजेंट होता है, इसको बोन मैरो कहते हैं। ये येलो होता है। एक होता है लेसदार सा मादा, बिल्कुल एक तो कलरलेस होता है और एक थोड़ा सा रेडिश सा होता है, जस्ट लाइक यानी कि ब्लड की तरह दिखता होता है, लेकिन वो भी अच्छा खासा थिकर इन नेचर होता है और वो भी पोर्स के बीच में पड़ा होता है, लुब्रिकेंट टाइप होता है। तो उसको ये बेसिकली बोल रहा है कि वो रेड बोन मैरो है। वो भी स्पॉन्जेस के अंदर जो है, ये स्पॉन्जी बोन के अंदर पाए जाते हैं। अब ओवरऑल जब हम अभी तक जो हम पढ़ चुके हैं वो हमने बोन का एक्सटर्नल और इंटीरियर का एक ओवरऑल स्केच लिया। जब हम इनके सेल्स की बात करते हैं तो बोन्स के जो सेल्स होते हैं, बोन सेल्स, इनका दूसरा नाम ऑस्टियोसाइट्स भी होता है। यानी जनरली चलो ऑस्टियोसाइट्स तो हम इसको फर्दर क्लासीफाई करेंगे, तो बोन के सेल्स तीन जगहों पे उसने डिवाइड किए हैं। एक को कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट। इन सेल्स को, ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं, ये होता है जो बोन को बनाते हैं, यानी बोन को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जिन सेल्स का रोल होता है वो ये होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स। अच्छा, इसके बाद जो दूसरे स्टेप पे हैं, मतलब इसके अंदर एक और चीज़ ये भी होती है कि ये यानी कि मैक्सिमम आप कहें कि मैट्रिक्स या ब्लड वगैरह जो है एक तरह से इसके अंदर एक तरह से आ रहा होता है। नए सेल्स चूंकि बनने होते हैं तो यहाँ पे सारा कुछ एक प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है। जो इसके नंबर पे दूसरे नंबर पे आते हैं वो होते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियो कहते हैं बोन को, साइट्स कहते हैं सेल्स को। जब आपके पास बोन के सेल्स थोड़े हेल्दी और मेच्योर फॉर्म में चले जाते होते हैं तो ये उस टाइम पे क्या करते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहला रहे होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये एंजाइम्स सेक्रेट कर रहे होते हैं। और ये क्या होते हैं, बोन की हेल्थ को भी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो इसकी हेल्थ भी मेंटेन करते हैं और इसमें जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो फिर क्या करते हैं आपके पास, ये स्पेशल किस्म के मिनरल्स की कमी को पूरा करते हैं, लाइक जो कैल्शियम होता है। ठीक है, तो कैल्शियम से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स होंगे वो बोन्स के अंदर स्टोरेज होगी, या ब्लड से आएंगे या बोन से ब्लड के अंदर जाते हैं। देखो कैल्शियम आपका पड़ा होता है हड्डियों में, इसने ब्लड के अंदर जाना है या इसने बोन के अंदर जाना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये एंजाइम्स ऑस्टियोसाइट से मिलने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वो डिसाइड कर रहे होते हैं। बात समझ आई? हेलो। Yes, sir. और इसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स है दैट इज द ऑस्टियोक्लास्ट्स। क्लास्ट्स क्या होते हैं, ये बोन को डिस्ट्रॉय करते हैं, डिस्ट्रॉइंग सेल्स होते हैं। यानी बोन का स्ट्रक्चर अगर डिस्ट्रॉय करवाना हो तो आपने ऑस्टियोक्लास्ट्स को डिस्कस आउट करना होता है। जो ऑस्टियोक्लास्ट्स होते हैं ये स्पेशली क्या करते हैं, किसी न किसी यानी कि आपको इंजरी हो जाती है तो उस टाइम पे आपके जो सेल्स होते हैं जो उधर यूजलेस होते हैं, तो उस केस में क्या करेगा, ये इंजरी के केस में डिस्ट्रॉय करके न्यू बोन की डेवलपमेंट, तो वहाँ पे ऑस्टियोसाइट्स या ऑस्टियोब्लास्ट आ रहे होंगे, वो नई डेवलपमेंट करेंगे। और फिर जो, जैसे मैं कहूँ कि ये एक बोन है और यहाँ पे एक और बोन है जो एक कंटिन्यूस बोन थी, इधर एक जॉइंट लग गया है। जब जॉइंट लगेगा तो नेचुरली यहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग होगी नई सी। अब ये जो बिल्डिंग हो गई है ये बहुत बुरी और इंटीरियर इम्पैक्ट को कंपेक्शन नहीं दे रही, जो इनकी नई जॉइंट हुआ है। तो इसके अंदर कुछ सेल्स को रिमूव करना बाकी है और बड़ी फाइनिंग लेके आना ज़रूरी है। जैसे आप कहें कि सैंड पेपर आप लगा के रगड़ देते हैं ताकि स्मूथनेस आ जाए, तो बोन की स्मूथनेस के लिए जो है आपको यहाँ से कुछ ना कुछ बोन को वर्कआउट करना होगा। तो उसको जो है वो आप किस तरीके के साथ यूज़ करते हैं, आप ऑस्टियो
जो है वो ब्लास्ट होते हैं, ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं, जो बाकायदा तौर पर इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर। बात समझ आ गई यहाँ तक? तो बच्चे ये एक तरह से बोन से रिलेटेड जितना भी था तो हमने एक ओवरव्यू ले लिया। इसके बाद आ जाता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द कार्टिलेज। जो स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज है, तो याद रहे कि कार्टिलेज और बोन के अंदर एक बेसिक डिफरेंस है, वो है इनका ब्लड का, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी का। तो कार्टिलेज जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो मैं इसको लिख दूंगा ये नॉट स्ट्रांग होती है लाइक बोन, नहीं नॉट स्ट्रांग लाइक बोन, ये बोन की तरह स्ट्रांग नहीं होती। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कौन सी चीज़ है? सर नहीं बल्कि एक सेकेंड। जी बच्चे। सर वो आपकी स्क्रीन शेयर होना जी, स्टॉप हो गई थी, अब वापस आ गई है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे ये नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक द बोन्स, तो कार्टिलेज स्ट्रॉन्ग नहीं होती जैसे कि बोन होती है। इसके अलावा क्या है कि ये मोर फ्लेक्सिबल होती है। ये क्या होती है? यानी स्ट्रॉन्ग नहीं होती लेकिन फ्लेक्सिबल बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा क्या होती है, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी से फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स ज़्यादा होंगे तो फिर क्या होगा, ये ये इस तरह से, मतलब यानी कि इसके जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं ना, वो एक प्रोटीन होती है, आपने शायद पहले कहीं पढ़ा भी हो, कोलेजन। ये कोलेजन प्रोटीन के जो फाइबर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में होते हैं, जो क्या करते हैं इसको, यानी कार्टिलेज को बनाने के अंदर हेल्प आउट करते हैं। अब कार्टिलेज जो है, आपके पास जो कार्टिलेज का बेसिकली जो मैट्रिक्स होता है या कार्टिलेज के जो सेल्स होते हैं, अगर आप उसको कहीं थोड़ा सा विजुअलाइज करें एक बाकायदा स्ट्रक्चरल फॉर्म में, तो आपको इस तरह की दो हॉरिजेंटल यानी कि स्पेशल किस्म की लेयर्स टाइप नज़र आएंगी। ये अगर आप फिगर आपके पास जो बनी हुई है उसको अगर थोड़ा सा विजुअलाइज करें तो आपको क्लियरली पता लग रहा होगा। इसके अंदर कार्टिलेज के रैंडम सेल्स पड़े होते हैं। मैं इनको जस्ट एक ड्रॉ कर रहा हूँ कि आपको पता लग जाए कि सेल्स की फॉर्मेशन कैसे हुई पड़ी है, और हर एक के अंदर न्यूक्लियस कहीं ना कहीं उसने डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ किया हुआ है। तो ये जो कार्टिलेज के जितने भी सेल्स होते हैं, ये यानी कि कार्टिलेज का जो मैट्रिक्स होता है उसको कवर किया जाता है। ये देखें यहाँ पे जो पहली ऊपर की हायर सी थिक सी लेयर है, और यहाँ नीचे भी मैं रेडिश कलर की बना देता हूँ। तो ये जो थिक लेयरिंग होती है वो कह रहा है कि ये डेंस लेयर होती है जो कि कोलेजन फाइबर की बनी होती है। इन दोनों को आप क्या कह सकते हैं, ये कोलेजन फाइबर की होती है। कोलेजन फाइबर्स की होती है। इसके बाद इसको जो नाम हम देते हैं, चूंकि ये पेरिफेरल साइड्स पे होती है या आउटर साइड पे होती है, इसको नाम हम देते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकॉन्ड्रियम लिखा हुआ है। कॉन्ड्रियम क्यों कहते हैं? क्योंकि कॉन्ड्रोसाइट्स इसके सेल्स होते हैं जो कार्टिलेज को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं। दोबारा मैं लिख भी देता हूँ, कॉन्ड्रोसाइट्स। उनको ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, इनको कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं ना, ये बेसिकली उसको कार्टिलेज को जो होता है ना कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, इसलिए इसकी वजह से हम इस लेयर का भी नाम क्या कर रहे होते हैं, पेरिकार्डियम लिख रहे होते हैं। अब इसके अंदर छोटी छोटी ना स्मॉल केविटीज टाइप होती हैं जिसको ल्यूकेनाई भी कहते हैं या ल्यूकेनोई भी कह रहे होते हैं। किसके अंदर? ये जो कोलेजन का ये मैट्रिक्स है, इसको मैं इधर लिख भी देता हूँ। ये कोलेजन का मैट्रिक्स है, और एक क्या है, पेरिफेरल साइड पे फाइबर्स पड़े हुए हैं, दो चीज़ों में मुश्तमिल होता है। यानी आपके पास जो कार्टिलेज थी, कार्टिलेज के दो पार्ट्स थी, एक कोलेजन का ये मैट्रिक्स और दूसरा कोलेजन के फाइबर्स। ये दो चीज़ों से यानी कार्टिलेज बनती है। जो कोलेजन का मैट्रिक्स होता है उसके अंदर लिक्विड भी होगा, उसके अंदर सेल्स भी होंगे। जो बाहर वाला कोलेजन फाइबर्स होंगे वो पेरिकॉर्डियम बना रहे होते हैं, और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाइबरस टिश्यू ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं।
अच्छा, फिर क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यूज़ की तरह इनके अंदर, जैसे हमने बोन में पढ़ा था कि उसमें ब्लड वेसल्स इधर आ रही होती हैं, तो इनके अंदर ब्लड वेसल्स बिल्कुल भी नहीं होती। मैं इसको मेंशन कर देता हूँ यहाँ। ब्लड वेसल्स जो है वो इसके अंदर इंटीरियर मैट्रिक्स के अंदर आप कहीं की प्रेजेंट नहीं होती, और अगर थोड़ी बहुत हो भी जाती हैं तो बहुत थोड़ी होती हैं, बहुत थोड़ी होती हैं। और यही वजह होती है, अगर आप देखें तो बोन जो है वो जल्दी हील हो जाती है, लेकिन इसका जो हीलिंग टाइम है ना वो बहुत स्लो होता है। किसकी? कार्टिलेज और बोन का अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो उनको हम कहते हैं। ओके, अब इसके अलावा जो कार्टिलेज है उसकी मेजरली दो टाइप्स होती हैं। कार्टिलेज एक को कहते हैं हायालिन कार्टिलेज, और जो दूसरी कार्टिलेज होती है इसको क्या कहते हैं? फाइब्रो कार्टिलेज। जो हाइलन कार्टिलेज होती है वो अक्सर औकात बोन्स के एंड पे पाई जाती है। लाइक ये बोन है आपके पास, तो ये बोन दूसरी बोन के साथ जब इधर आके कुछ न कुछ एक फॉर्मेशन करेगी, तो इनके बीच मैं इसको यहाँ पे ये बना देता हूँ। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है ना, ये आपके पास हाइलन है। ये बिटवीन द बोन्स होती है ताकि उसकी स्मूथ मूवमेंट को जो है वो बेहतर बनाया जा सके। जो फाइब्रो कार्टिलेज होती है उसके अंदर कोलेजिनस जो फाइबर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये आम तौर पर जो है ना ये प्रेजेंट होती है वर्टिब्रल की जो डिस्क होती है, ये एक, ये दूसरा वर्टिब्रा, ये तीसरा वर्टिब्रा, चौथा, पांचवा, ये इस तरह वर्टिब्रल कॉलम बन रहा है ना। अब इन डिस्क्स के बीच जो है अगर कहीं छोटी सी जो लेयर होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको फाइब्रस कार्टिलेज, ताकि इसकी स्ट्रेंथ भी मेंटेन रहे, ये आपस में इंटरकनेक्टेड भी रहें, और इनके बीच आपस में कहीं ना कहीं कोई इशू भी क्रिएट ना हो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नर्वस सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जो थॉरली कनेक्टेड होता है। और इस तरह से आपके पास ये कार्टिलेजेस जो हैं वो काफ़ी एक इम्पोर्टेंस की हामिल होती हैं। और मोर ओवर फिर फाइब्रस कार्टिलेज जो है वो स्पेशली कह रहा है कि ये वर्टिब्री कार्टिलेज ऑफ द वर्टिब्रा के अंदर भी होती हैं, और नी घुटने के अंदर जो है ना यहाँ पे नी के भी का उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं नी जॉइंट्स के एरिया में। इसके बाद इसकी एक जो थर्ड फॉर्म है, इसकी एक हाइलेन है, एक फाइब्रो कार्टिलेज है, और एक लास्ट में आके उसने लिखा हुआ है दैट इज द इलास्टिक। इलास्टिक नाम इंडिकेट कर रहा है, इलास्टिक कार्टिलेज जो होती है ये जहाँ भी आपके पास इलास्टिसिटी रिक्वायर्ड होगी, लाइक अगर मैं कहूँ कि ईयर है, ठीक है, इसी तरह एपिग्लॉटिस है जिसके अंदर वो आप फूड खाते हुए जो आपके सी शेप की रिंग्स होती हैं, मतलब अंडर द थ्रोट जो आप कहीं के जो एरिया होता है उसके अंदर भी पड़ा होता है। तो बच्चे ये एक ओवरऑल स्केच था अबाउट द बोन्स और कार्टिलेज, और होपफुली कि आज का ये लेक्चर आपको कम्प्रिहेंसिव वे में समझ आया होगा। इसमें कोई इशू तो नहीं है? नहीं सर, कोई इशू नहीं है। बच्चे ये विद इन 1 आवर इंशाल्लाह अपलोड भी हो जाएंगे लेक्चर्स, फिर आप उसको दोबारा भी देख सकते हैं। तो ठीक है, हम आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। कल की क्लास बच्चे आपने प्लीज़ डे टाइम में ले लेनी है ताकि कल का दिन हमारा ज़ाया ना हो, ठीक है? तो कल सेकंड टाइम पे मैंने सफ़र में होना है, तो बाकी इंशाल्लाह दिन में देख लेंगे।